नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर अध्याय 4 मैथ। ठीक है, जो भैया बहन मेरे इस वीडियो में नए हों तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को आप अंत तक देखें जिससे कि आपको सभी एक एक पॉइंट समझ में आए। तो हम आगे चलते हैं। हमें अध्याय का नाम है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक है, तो इससे आपके परीक्षा में 2 नंबर आपके पक्के होंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। हमारा चैप्टर है अध्याय 4 पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक है, तो पूर्ण संक्रियाएं अपन देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हमारी पहली हेडिंग है पूर्ण संख्याओं के विषय में लिखिए। जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं के विषय में लिखिए, मतलब पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या है। तो मैंने पूर्ण संख्याओं की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, आप फिर बताता हूँ कि क्या है। जो संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर दें तो बनी संख्याएं हमारी प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि 0, 1, 2, 3 पूर्ण संख्याएं हैं। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या मानेंगे हम? 0 मानेंगे, क्योंकि हमारी फोकस शुरुआत में है, 0 से स्टार्ट है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। अब अपना अगला है कि क्रमागत पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि क्रमागत क्या होता है। क्रमागत होता है हमारे क्रम से आने वाली संख्याएं। ठीक है, और इसमें पूर्ण लगा है, तो क्रमागत पूर्ण संख्या मतलब क्रम से जो पूर्ण संख्याएं आती हैं उन्हें हम क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहेंगे। जैसे हम कहते हैं 0, 1, 2 क्रम से हैं, तो ये हमारी क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, ये हमारे इसमें लिखा हुआ है कि ऐसी पूर्ण संख्याएं जो एक क्रम में होती हैं क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। 2 क्रमागत संख्याओं का अंतर सदैव 1 होता है। ये आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि 2 क्रमागत संख्याओं का सदैव अंतर जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, और 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा बीच की संख्या होती है। जी हम अपने नोट एक पॉइंट में लिखेंगे कि जो क्रमागत पूर्ण संख्याएं होंगी उसकी हम पहली संख्या और तीसरी संख्या को हम योग करें और आधा करें तो हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारी क्रमागत पूर्ण संख्या जैसे 0, 1 और 2 है। ठीक है, और इस नोट में कहा गया है कि पहली और तीसरी का योगफल करना। तो पहली संख्या हमारी 0 है और तीसरी हमारी 2 है। योगफल का आधा करेंगे, आधा का मतलब 2 का भाग देंगे, तो 2/2 होगा, 2 से 2 कट गया तो 1। ठीक है, क्या आ गया? 1 आ गया। तो 1 हमारी क्या बीच वाली संख्या है। ठीक है, जिसका कहने का मतलब था। ठीक है, अब अंक कह रहा है कि 2 पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जो 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल होगा तो उन संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे योग तत्समक अवयव। ठीक है, योग नहीं योग्य कह सकते हैं, योग्य क्या? योग ऐड तत्समक अवयव। तो किसी भी पूर्ण संख्या में यदि 0 को जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या प्राप्त होती है। अतः तो 0 को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है, तो योग का जो हमारा तत्समक अवयव होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो उसमें कहा गया कि पूर्ण संख्या हम 0 जोड़ें। यदि हमारी पूर्ण संख्या हमारी 5 है, इसमें हम 0 जोड़ेंगे तो हमें योगफल 5 ही प्राप्त होगा। तो जब जो 0 दिया गया है, जो 0 हमारा कहलाएगा योग तत्समक। ठीक है, तो ये हमारी थी परिभाषाएं। अब हम चलेंगे अपनी संक्रियाओं के प्रगुण पर। ठीक है, तो जो हमारी संक्रियाएं हैं, हम संक्रियाएं आपको बता चुके थे कि हमारी संक्रियाएं होती हैं प्लस, माइनस, गुणा और भाग। ठीक है, प्लस, माइनस, गुणा और भाग। ठीक, ये हमारी 4 संक्रियाएं होती हैं। तो इन 4 संक्रियाओं के प्रगुण भी हैं। तो हम जैसे एक संक्रिया के प्रगुण है उसी प्रकार से दूसरा, तीसरा 1 से प्रगुण होते हैं। तो हम
चालू करते हैं, अपना स्टार्ट करेंगे। जोड़ के प्रगुण, पूर्ण संख्याओं पर जोड़ के प्रगुण क्या है? तो हमारा पहली परिभाषा, पहली हेडिंग है हमारी योग का समवरक प्रगुण। समवरक मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो योग का समवरक प्रगुण क्या है तो हम पढ़ेंगे। आपको प्रगुणों को ध्यान से समझना है। ये प्रगुण हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो हमारे इस वीडियो से आपके लिए 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को अच्छे से ध्यान देखना है और ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको सभी एक एक पॉइंट समझ में आए। तो हम देखेंगे योग का समवरक प्रगुण। यदि ए तथा बी दो पूर्ण संख्याएं हों, ठीक है, ए और बी क्या पूर्ण संख्याएं हैं, तो ए प्लस बी बराबर क्या आएगा? सी। तो सी भी पूर्ण संख्या होती है। यह योग संक्रिया का समवरक प्रगुण है। तो इस प्रगुण, ये प्रगुण क्या कह रहा है आपको समझना है। इससे समवरक प्रगुण का कहने का मतलब है, यदि हम दो पूर्ण संख्याएं लें और उनको जोड़ें। जोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हम जोड़ के प्रगुण पढ़ रहे हैं। हम जोड़ के प्रगुण पढ़ रहे हैं, इसे हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो हम ए या बी दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। इस समवरक का कहने का प्रगुण हमारा यही है। ठीक है, जो हमारा जो प्रगुण कौन कह रहा है कि हम दो पूर्ण संख्याओं को लें, इनको जोड़ें तो हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमारा एग्जाम्पल में दिया गया है कि पूर्ण संख्या प्लस पूर्ण संख्या बराबर पूर्ण संख्या। यदि हम पूर्ण संख्या लेते हैं तो हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। ये हमारा योग का समवरक प्रगुण है। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले टॉपिक पर। अब हमारा अगला परिभाषा क्या है कि योग का क्रम विनिमय। सॉरी हम थोड़ा जो बताना भूल गए हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। मैंने आपको चर्चा की है, वह पूर्ण संख्याओं का योग समवरक प्रगुण है, वही लिखा हुआ है ये भी। ठीक है, हम चलेंगे योग का क्रम विनिमय प्रगुण। इसके नाम ही से है कि क्रम विनिमय। क्रम माने स्थान, विनिमय माने बदल देने से, मतलब स्थान बदल देने से, संख्याओं के स्थान बदल देने से उसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो हमारी ऐसी संक्रिया हमारी क्रम विनिमय प्रगुण कहलाती है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, देखें पढ़ेंगे। यदि ए तथा बी दो पूर्ण संख्याएं हों, ए प्लस बी और बराबर बी प्लस ए, यह योग संक्रिया का क्रम विनिमय प्रगुण है। अर्थात दो पूर्ण संख्याओं के योग पर 7 आएगा हमारा योगफल। माना कि हमने कह दिया कि 7 आ गया, संख्याओं के क्रम में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, यदि हम ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें तो हमारा कोई अंतर नहीं आएगा। ये हमारा क्रम विनिमय नियम कहलाता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण में लिखा है कि 3 + 4 = 7। हमने पहले 3 + 4 को जोड़ा तो 7 आया, या हम 4 + 3 को जोड़ें तो भी 7 आएगा। हमने क्या किया? स्थान बदल दिया। क्या किया? स्थान बदल दिया। तो स्थान बदल देने से हमारा कोई परिवर्तन ना हो तो ऐसा हमारा प्रगुण क्रम विनिमय प्रगुण कहलाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रगुण की ओर। हमारा अगला प्रगुण को क्या कह रहा है कि योग का तत्समक अवयव प्रगुण। ठीक है, इसको भी पढ़ेंगे। यदि n कोई पूर्ण संख्या हो तो a + 0 बराबर 0 + a बराबर n, यह शून्य का प्रगुण है। यह क्या है? शून्य का प्रगुण है। 0 को पूर्ण संख्याओं का योग का तत्समक अवयव कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था योग का तत्समक अवयव, यदि हम किसी भी पूर्ण संख्या में 0 जोड़ें तो हमें सेम वही संख्या प्राप्त होती है। तो जो 0 होगा वो हमारा योग का तत्समक अवयव कहलाएगा। ठीक है, अब चौथा है हमारा योग का सहचर गुण। योग का सहचर गुण या प्रगुण। यदि ए बी सी, इस हम सहचर प्रगुण में हम 3 संख्याएं लेते हैं। ए बी सी 3 संख्याएं ली हमने, तो क्या कह रहा है? यदि हम a + b एक कोष्ठ में और प्लस सी को अलग कर दें और बराबर a + b + c को एक कोष्ठ में लिखें तो क्या है? यह योग संक्रिया का सहचर प्रगुण कहलाता है। ठीक है, यदि हम कह दें कि a + b + c, ठीक है, a + b और प्लस c। ठीक है, पहले हम a + b को हल कर लेंगे, फिर c को हल करेंगे। ठीक है, फिर बाद में हम क्या किसको करें? a + b + c। पहले हम b + c को हल कर ले, b + c को हल करेंगे, फिर a को जोड़ देंगे तो दोनों मान, j मान और a मान क्या आएगा? बराबर आएगा। तो हमारा ऐसा प्रगुण
हमारे योग का सहचर प्रगुण कहलाता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रगुण समझ में आ रहे होंगे। यदि हमारी वीडियो आपको समझ में आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखते रहें, बहुत ही मज़ा आएगा हल करने में। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। अब आगे हमारा क्या कह रहा है सवाल कि तीन संख्याओं को क्रम में जोड़ते समय किन्हीं दो संख्याओं का समूह पहले बना लेने से योग में अंतर नहीं पड़ता है। वही लिखा है भाषा के रूप में, जो मैंने आपको एक संकेतों के रूप में समझाया है, वही जो पूरा भाषा के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो थी हमारे योग की संक्रियाओं के प्रगुण। जो योग हमारी संक्रिया थी उसका ये प्रगुण हमारे 4 थे, चारों खत्म हो गए। अब देखेंगे सवाल। ठीक है, अब सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो हमारा अभ्यास दिया गया उदाहरण के रूप में कि संख्या द्वारा रेखा पर अंकित योग तत्वों को लिखिए। ठीक है, सवाल हमारे दो प्रकार से आ सकते हैं, या तो हमारा चित्र बना आ सकता है और कहेगा इसको सॉल्व करो। ठीक है, चित्र हमारा ये बना होगा डायग्राम, और कहेंगे कि इसको हल कीजिए, तो हमें हल करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर संख्या दे देगा और चित्र बनाने के लिए कहेगा, संख्या दे देगा या चित्र बनाने के लिए कहेगा। ठीक है, तो इसको हम हल कैसे करेंगे आपको समझा रहे हैं। जी हमारा इसमें चित्र बना दिया गया है। ठीक है, अब कह रहा है इसको हल कीजिए। ठीक है, तो हम हल कैसे करेंगे कि हम पहले 0 से 4 तक गए, तो हल में क्या लिखेंगे 4। ठीक है, और फिर 4 से 9 तक गए, तो जब 4 से 9 तक गए तो कितने खाना गए, 1 2 3 4 5, 5 खाना गए, तो +5 करेंगे बराबर 9। तो ये हमारा हल हो गया, 4 + 5 = 9। लगाना बिल्कुल सिंपल। हाँ, बहुत ही सिंपल है, आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ते जाइए और आगे पूरे वीडियो को देखते रहिए, तो आपको बड़ा ही मजा आएगा वीडियो को देखने में और सवालों को हल करने में। आपके 2 नंबर इस वीडियो से बिल्कुल ही पक्के हैं, चीज़ समझ लीजिए आप। अब देखेंगे हम अगला दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में भी हमारा क्या दिया गया है, डायग्राम दिया गया है, चित्र के माध्यम से समझा गया है, इसको भी हमें हल करना है। तो हम हल कैसे करेंगे, वही क्रिया है कि हम पहले 0 से 5 तक गए तो 5 लिख लिया हमने, फिर 5 से 11 गए तो कितने खाना गए, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना और 6 खाना। ठीक, ऊपर लिखा भी है 6 खाना। ठीक है, तो 5 हमने पहले लिख लिया था, +6 लिखेंगे बराबर 11। ठीक है, तो 5 + 6 = 11, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है ना। हाँ, बहुत ही आसान है, आपको वो समझ में बराबर आएगा। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों को संख्या रेखा पर दिखाइए। हाँ, आ गया ना। हमने आपको बताया था कि या तो आपको चित्र दे देगा या आपको सवाल देगा, अंक के माध्यम से सवाल देगा तो हमें चित्र बनाना पड़ेगा, या चित्र दिया है तो चित्र के माध्यम से हमें अंक को बनाना है, अंक दर्शाने हैं कि क्या कह रहा है, उनको योग ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमारा पहला सवाल दिया गया है कि 5 + 4 = 9। 5 + 4 = 9। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे बिल्कुल विधिवत तरीके से और 0 से 9 तक के अंक लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे बराबर में 9 दिया गया है, जो बराबर संख्या होती है वहीं तक हम रेखा में दर्शा ले जाते हैं। और ये भी ध्यान देना है कि बीच की संख्या बिल्कुल गैप जो स्पेस है बराबर रहे। ठीक है, जो हमारे दो संख्याओं के बीच में जो स्पेस है वो क्या प्रत्येक में बराबर रहे। ठीक है, तो हमें कैसे हल करना है कि पहले दिया है 5, तो हम 0 से 5 तक चलेंगे। ठीक है, पहले 0 से 5 तक चलेंगे, फिर कितने चलना है, 4 खाने चलने हैं। तो पहले गिनेंगे 1 2 3 4 खाने, तो 5 से 4 खाने चले, कहाँ तक पहुँचे, 9 तक पहुँचेंगे। क्यों, क्योंकि 5 + 4 = 9 होता है। तो हमारा खाना कहाँ तक, 9 तक अपन पहुँच गए हैं। और टोटल 0 से 9 तक टोटल करेंगे तो 0 से 9 तक, तो ये हमारा पूरा डायग्राम बन गया है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको ये जब को समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन, 0 + 5 = 5, इसको भी हमें रेखा संख्या पर दर्शाना है। तो क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, 0 से 5 तक अंक लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें बराबर में 5 दिया गया है। ठीक है, अब हमें 0 लिखना है, हमें 0 तक चलना है। तो 0 क्या है, 0 है,
तो हमें कहीं तक नहीं चलना है, 0 में एक पॉइंट रखेंगे, फिर हमें 5 चलना है, तो 0 से 5 चलेंगे। बस ये बहुत सिंपल था, दर्शा गया आराम से। ठीक है, अब हम दर्शाएंगे, तीसरा सवाल देखेंगे कि क्या कह रहा है। 2 + 3 + 4 = 9। ठीक है, तो हमें वही काम करना है, एक लाइन खींचनी है, 0 से 9 तक के अंक लिखने हैं, क्योंकि हमें बराबर में 9 दिया गया है, तो 9 तक अंक लिखेंगे, और जो हमारे दो अंकों की संख्या के बीच में जो स्पेस दिया गया है भी हमें बिल्कुल बराबर रखने हैं। ठीक है, अब दर्शाएंगे कैसे। पहला पॉइंट हमारा 2 दिया गया है, हमारा पहला अंक 2 है, तो हम 0 से 2 तक चलेंगे। ठीक है, फिर हमें 3 दिया है, तो हमें 3 तक नहीं चलना है, 3 खाने चलने हैं। क्या, 3 खाने चलने हैं, तो 1 2 3 खाना चला हमने, तो हम पहुंच गए 5 तक। हम 2 से चले 3 खाने, तो 5 तक पहुंच गए। ठीक है, और फिर चलना है 4 खाने, 4 खाने, तो 1 2 3 4 खाने, तो हम पहुंच गए 9 बिंदु तक। क्या पहुंच गए, 9 बिंदु तक पहुंच गए। तो हम 0 से कहाँ तक पहुंच गए, डायरेक्ट 9 पहुंच गए। तो हमारा ये पूरा डायग्राम वो बन गया है, तैयार हो गया बन करके, ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको जब को समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दिए गए हैं खाली स्थान कि निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हम कैसे भरेंगे रिक्त स्थान, देखते हैं। बिल्कुल, पहले दिया है 345 + 779 = खाली स्थान + 245। ठीक है, यहाँ भी 245 दिया है, फिर पीछे दिया है 245। तो जी हमारा कौन सा नियम पालन कर रहा है, क्रम विन्वय नियम। कौन सा नियम, क्रम विन्वय नियम। क्यों, क्योंकि हमें स्थान बदल गया है, पहले जो आगे लिखा था अब वो पीछे पहुंच गया। तो जो यहाँ पर जो पीछे लिखा है 789 पीछे लिखा, तो हम इसको आगे लिख देंगे, 789 भरेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब 2898 मतलब ये संख्या दी गई है प्लस 0 दिया गया है, इसको जब जोड़ेंगे हम तो क्या 0 में जोड़ेंगे वही संख्या आएगी, 2889 79। ठीक है, 89 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खाली स्थान का कि जी हमारा कौन से नियम का पालन कर रहा है, बताइएगा। आप लोग बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पहले यहाँ पर कोष्ट लगा है, मतलब a + b में कोष्ट है, फिर c हमने जोड़ दिया, फिर यहाँ पर हमने b + c जोड़ा, फिर यहाँ पर a लिखेंगे हम। ठीक है, तो हम a का मान कितना है 234, तो हम यहाँ पर 234 लिखेंगे। ये हमारा था सहचर नियम। कौन सा नियम था, सहचर नियम था। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे नेक्स्ट। अब हमें दिया गया कि पूर्ण संख्याओं में घटाने का प्रगुण। अब हमें यहाँ पर घटाने का प्रगुण हमें देखना है, तो घटाने के प्रगुण में हम क्या करेंगे वो हम देखेंगे। उदाहरण दिया गया कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विन्वय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म को लेकर जांच कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसकी हम जांच करेंगे। तो हम पहले लिया कि a + b हमारी 2 पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, तो हम हमारा पहला प्रगुण क्या था, समवरक प्रगुण था, और समवरक के हम क्या करते थे, a + b, फिर क्या करते थे बराबर b प्लस, मतलब नहीं सॉरी, हम पहले करते थे a + b बराबर हमारा आना चाहिए क्या, a के पूर्ण संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो जो हमने क्या कह दिया, हम जांच करेंगे a + b पूर्ण संख्या है, तो हम पहले इसको घटा देंगे, a - b करेंगे। ठीक है, a - b किया हमने, फिर हम स्थान बदल देंगे, तो b - a हो जाएगा, तो बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर, यदि हम यहाँ पर मान लें कि a का मान 5 है, b का मान 2 है, तो घटाने पर 3 आएगा। ठीक है, फिर हम b का मान क्या है 2 था, माइनस a का मान 5 था, तो -3 आएगा इसका। तो क्या जी बराबर नहीं आ रहे हैं, क्यों, पहला प्लस आ रहा है, दूसरा माइनस में आ रहा है, तो जी हमारा क्रम विन्वय का नियम का पालन नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है, जो घटाने का प्रगुण है उसमें हमारा क्रम विन्वय नियम पालन नहीं होता है। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और दूसरे पॉइंट में हमारा यही दिया गया है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में हमें वही को समझाया गया कि ये संख्या हमारी बराबर नहीं है। क्यों, जब हम 8 - 5 करेंगे तो 3 आएगा, और 5 - 8 करेंगे तो -3 आएगा, तो ये बराबर नहीं है, तो ये हमारे क्रम विन्वय का नियम पालन नहीं करता है। ठीक है, अब हमारे घटाने की संक्रियाओं में प्रगुण समवरक प्रगुण देखेंगे। अभी हमें देखा था क्रम विन्वय प्रगुण था, अब ये समवरक।
तो एक पूर्ण संख्या दूसरी पूर्ण संख्या घटाने पर सदैव पूर्ण संख्या नहीं मिलती है। हमारा जो समरक का नियम था कि जब हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो तीसरी पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, तो हमारे यहाँ घटाने में कह रहा है यदि हम एक पूर्ण संख्या में से दूसरी पूर्ण संख्या को घटाएंगे तो सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी पूर्ण संख्या प्राप्त? देखो, यदि हम दो में से एक घटा रहे हैं तो हम एक क्या है, पूर्ण संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम एक से -2 कर दें तो क्या आएगा, -1 आएगा, जो कि हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। हम जानते हैं हमारी पूर्ण संख्या हमारी वे होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं। 0, 1, 2, 3 हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जो -1 हमारी पूर्ण संख्या नहीं है तो सदैव क्या पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, हमारा दूसरा पॉइंट है, जब किसी पूर्ण संख्या में से छोटी पूर्ण संख्या को अथवा उसकी समान पूर्ण संख्या को घटाया जाता है तो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। मतलब हम बड़ी से छोटी घटाएंगे तो पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। यदि हम छोटी से बड़ी घटा दें तो पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। नेक्स्ट है, यदि a + b दो पूर्ण संख्याएं हैं तो a - b और b - a बराबर नहीं होती हैं, अर्थात घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, यदि a एक शून्यान्तर पूर्ण संख्या है तो a - 0 बराबर a पूर्ण संख्या है, परंतु 0 - a पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात घटाने की संक्रिया में 0 तस्मक नहीं है। ठीक है, योग में क्या था, योग में हमारा 0 क्या था, तस्मक था। क्यों? यदि हम 0 + a करते थे तो हमें a मिलता था, यदि हम a + 0 करेंगे तो भी हमें a ही मिलेगा। लेकिन यहाँ घटाने में ऐसा नहीं है। यदि हम घटाने में हम 0 - a कर देते हैं तो हमारा -a आएगा, माइनस का a आएगा। यदि हम a + 0 कर देते हैं तो हमारा a आएगा। तो क्या अंतर है, बराबर नहीं है, इसलिए ये हमारा 0 तस्मक नहीं होगा घटाने का। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट अगला पॉइंट पर। हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है, यदि a b c तीन पूर्ण संख्याएं हैं तो a - b - c डज नॉट इक्वल टू b - a, इसको यहाँ पर कोष्ठ लगाना है, -c, अर्थात घटाने की संक्रिया में पूर्ण संख्याओं के लिए सहचर नहीं है। जी हमारी जो प्रॉपर्टी थी, जो हमारी सहचर की प्रॉपर्टी थी, सहचर में जो हमारा मान बराबर नहीं आएंगे तो हमारा ये भी सहचर नियम नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि घटाने में कोई त्रिगुण नहीं होता है, समरक त्रिगुण नहीं होता है, क्रम में नहीं होता है, और सहचर भी नहीं है और तस्मक भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे अनेके त्रिगुण। ठीक है, जो मैंने आपको भी पढ़ा दिया है। अब पढ़ेंगे हम पूर्ण संख्याओं के गुणा के प्रगुण। ठीक है, अब क्या दिया गया है, अब हमें गुणा के प्रगुण दिया गया है। ठीक है, तो हम गुणा के प्रगुण को हम अगली वीडियो में बताएंगे। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार।